हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज हम चैप्टर 9 ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर, उन्हें समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर पर लेकर मैंने 4 या 5 वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, मास और वेट का अंतर क्या होता है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स क्या होता है, बायोंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके कारण जो एक्सेलरेशन आती है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में, वो क्या कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तभी आप इन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्विकली आपको सभी ये क्वेश्चन समझा देता हूँ जो चैप्टर के अंदर हैं। तो आप बुक निकालिए, बुक से देखिए। सबसे पहले निकालिए पेज नंबर 102। ये नई न्यू बुक है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें पेज नंबर डिफरेंट होगा। तो न्यू बुक में पेज नंबर 102 पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो आपने बताना है, बिल्कुल सिंपल है। ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंटली लिखी हो या किसी और चैनल पर देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंटली उसको लिखा हो, लेकिन इसका सार वही है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसका मास है m, और इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है d। तो जो फोर्स है, जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ये प्रोडक्ट है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है मासेस को। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो है आपको इस फॉर्मूला में आपने ऐसे बताना है। फॉर्मूला नहीं देना, सिर्फ इसकी डेफिनेशन देनी है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर्मूला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा है कि ये अर्थ है, इसके यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी है, तो इसका फॉर्मूला बताना है। इसके दोनों के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में। तो मान लीजिए अर्थ का मास है, अर्थ का मास मान कर देते हैं हम ME, ई का मतलब अर्थ, और ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको कर देते हैं हम स्मॉल m। और जो डिस्टेंस है वो है अर्थ का रेडियस। ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस है अर्थ का। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें, जिस फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, जी तो रहेगा ही हमेशा, ME, इसका मास और इसका मास दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, और रेडियस स्क्वायर, डिस्टेंस जो है वो अर्थ का रेडियस है। तो ये फॉर्मूला बनता है जब अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसके बीच में और अर्थ के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की क्या मैग्नीट्यूड होगा, इस फॉर्मूला से पता लगेगा। अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो आएगा पेज नंबर 104। निकालिए बुक से पेज 104, देखिए ये 104 क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे फिर क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। ये मैंने आपको समझाया था। अगर हम किसी चीज को ऐसे छोड़ दें, मतलब इसको फेंके नहीं, जब छोड़ते हैं तो इसके ऊपर एक ही फोर्स काम कर रही है, वो है ग्रेविटी। When an object falls
अंडर द इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, ऑफ अर्थ's gravity, it is said to be in free fall. तो आप इसको अलग से अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। बेसिकली आपने ये बताना है कि ये जो नीचे गिर रही है, ये गिर रही है ग्रेविटी के प्रभाव में। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, हम इसको नीचे फेंक नहीं रहे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आप बाल को ले जोर से नीचे फेंके तो आप भी ताकत लगा रहे हैं, तो आपकी भी ताकत लगेगी जब आप नीचे फेंकेंगे, और अर्थ की भी ताकत लगेगी, तो उसमें डबल फोर्स हो जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही फोर्स है, एक ही फोर्स के प्रभाव में वो चीज नीचे गिरेगी, वो फोर्स है अर्थ ग्रेविटी। समझना ज्यादा जरूरी है। फ्री फॉल का मतलब उस पर उस समय सिर्फ एक ही बल लग रहा है, वो बल है ग्रेविटेशनल बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कोई और बल हम उस पर नहीं लगा रहे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सेम क्वेश्चन 2। देखिए, जब भी कोई चीज की वेलोसिटी बढ़ती है, वो बढ़ेगी एक्सेलरेशन के कारण। जैसे कार चल रही है, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जब चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी भी वेलोसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पर कौन सा बल लग रहा है? ग्रेविटी का। तो इसका हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। उसको हमने ऊंचाई से छोड़ दिया है, फेंका नहीं है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ए फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के प्रभाव से उसमें जो एक्सेलरेशन आती है, त्वरण आता है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं ग्रेविटी। नॉर्मली है क्वेश्चंस में इसको हम स्मॉल जी से शो करते हैं। उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। फोर्स लगेगी तभी एक्सेलरेशन होगी किसी ऑब्जेक्ट में। तो यहां पे फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी हम आ जाते हैं पेज नंबर 106 पर। पूछ रहा है मास और वेट में क्या अंतर है। ये तो मैंने आपको समझाया था जब हम ये पढ़ रहे थे, वो टॉपिक पढ़ रहे थे। मास होता है मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ हम वजन बताते हैं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 2 किलो, 3 किलो, स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा, इट डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ प्लेस। आप कहीं भी ले जाएं, उसका मास चेंज नहीं होगा। उसको आप धरती के किसी भाग में उसको मापें या इवन मून पे ले जाएं, ये क्या है? उसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किलोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है बताने के लिए। इसका क्या है? ये फोर्स, जिस फोर्स से, फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। जिस फोर्स से वो धरती की ओर अट्रैक्ट होता है एक चीज, इसका यूनिट है न्यूटन, या किलोग्राम है, न्यूटन है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि नीचे की तरफ है। चौथा, ये चेंज होता है,
मून पे जाएंगे वेट अलग होगा एक ऑब्जेक्ट का, धरती पे जाएंगे और वेट उसका अलग होगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा रखी हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए और लिख लीजिए। मैंने ब्रीफली लिखा है, आप थोड़ा प्रॉपर इसको लिखिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट 1/6 क्यों होता है। मून का जो साइज है रेडियस अर्थ से छोटा है, मून का मास भी अर्थ से छोटा है, इसलिए वहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है, इसलिए वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनका वेट 1/6 होता है। या मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अर्थ का रेडियस मालूम है, मून का रेडियस मालूम है, अर्थ का मास मालूम है, मून का मास मालूम है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चीज़ का वेट धरती पे 6 kg होगा, 6 न्यूटन, वो उसका वेट मून पर होगा 1 न्यूटन। क्यों? बिकॉज मून साइज एंड रेडियस ऑफ मून and its mass are smaller than radius of earth and mass of earth. Therefore, the force of gravity on moon is less than gravity on earth. ये बेसिक रीज़न है। वहाँ पर ग्रेविटी की शक्ति कम है, इसलिए वहाँ पे चीज़ें हल्की महसूस होती हैं। तो अगर आपने ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा नंबर पाने हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अर्थ और मून में मास का रेशियो कितना है और रेडियस का रेशियो कितना है। वो बुक में दिया हुआ है, आप उससे कंपेयर करके लिख सकते हैं। लेकिन इतना भी आंसर दे देंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं पेज 109 पर। Why is it difficult to hold a school bag having a sharp made of thin strap made of thin and strong string? अच्छा, इसमें ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, पेज 109। इसमें ये होता है कि जो प्रेशर होता है किसी ऑब्जेक्ट पे जो लगता है वो थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो एरिया अगर कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो प्रेशर ऊपर जाएगा अगर एरिया कम होता है। तो अगर पतला स्ट्रैप होगा आपके बैग का तो स्कूल के बैग का जो वेट है उतना भार उस पर लग रहा है, ठीक है। पतला स्ट्रैप होने के कारण प्रेशर बढ़ जाएगा, मोटा स्ट्रैप होगा तो प्रेशर कम लगेगा। इसलिए नॉर्मली जो भी बैग्स होते हैं उनके स्ट्रैप थोड़े चौड़े रखे जाते हैं, चपटे रखे जाते हैं, ताकि आपके शोल्डर पर उसका जो प्रेशर है कम पड़े। ये समझ लीजिएगा, आंसर खुद बनाइएगा। मेन रीज़न है कि जैसे ही एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा। पतले स्ट्रैप में एरिया कम होता है। हमने पढ़ा था ना कि चाकू का जो एज शार्प क्यों होता है, ज़्यादा प्रेशर लगे जब हमें कोई चीज़ काटनी है। तो अगर आपका स्ट्रैप बिल्कुल पतला होगा तो काटेगा आपको यहाँ पे वो चाकू की तरह। इसलिए स्ट्रैप को चौड़ा रखा जाता है ताकि प्रेशर कम हो जाए। Why does an object float or sink when placed on the surface of water? नहीं, इसमें एक और भी बीच में क्वेश्चन था, व्हाट डू मीन बाय बायंसी?
बॉयंसी एक फोर्स है जो एक तरल पदार्थ लिक्विड फ्लूइड एक्सर्ट करता है ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। बॉयंसी इज द अपवर्ड फोर्स, ऊपर जाने वाली फोर्स है, ऊपर दिशा में, exerted by a fluid on an object immersed in it। उसमें चीज को डुबोया तो डुबोने से उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, एक दबाव पड़ता है, फोर्स लगती है, प्रेशर नहीं फोर्स लगती है, वो फोर्स को कहते हैं बॉयंसी या बॉयंट फोर्स। immersed in the fluid। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। वाई डज एन ऑब्जेक्ट सिंक। तो वो मैंने आपको जब वीडियो आपने मेरे ध्यान से देखी है तो मैंने बताया था आपको कि पानी में जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो इसका अपना वेट होता है, मान लीजिए वो है W, और जो पानी डिस्प्लेस होगा, ये मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट इसमें डाला है, तो जो पानी डिस्प्लेस होगा वो भी एक बायंट फोर्स ऊपर एग्जर्ट करेगा, जो हो कहेगा W। अगर ऊपर जाने वाली फोर्स बड़ी है तो ये फ्लोट करेगा, अगर इसका वेट ज़्यादा है तो सिंक करेगा। कील जो है सिंक कर जाता है क्योंकि वो कम पानी को डिस्प्लेस करता है, तो डिस्प्लेस्ड पानी का जो भार है वो कम होता है, इसलिए इसके ऊपर कम फोर्स लगती है, कील डूब जाता है। लेकिन एक बोट जो है लोहे की बनी हुई तैर जाती है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पानी को डिस्प्लेस करती है, डिस्प्लेस्ड पानी का भार ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अपवर्ड फोर्स उस पर लगाती है जिससे बोट तैरती है। इसका आंसर बनाना खुद सीखिए। तो अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 109 के बाद आ जाता है हमारा 110। क्वेश्चन नंबर 1। You find your mass to be 42 kg on a weighing machine. Is your mass more or less than 42 kg? आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हैं, आपने देखा होगा कई कई जगह वेइंग मशीन लगी होती है, आप अपना भार नोट करते हैं, आप खड़े होते हैं, वहाँ रीडिंग आती है भी आपका वजन कितना है। तो आप वेइंग मशीन पे खड़े हुए, आपका वहाँ पे रीडिंग दे रहा है 42 kg। एक्चुअली वेट अगर हम साइंटिफिक भाषा में बात करें तो वेट का यूनिट होता है न्यूटन और ये मास का यूनिट होता है, लेकिन आमतौर पर हम साधारण भाषा में वेट को भी केजीज में तोलते हैं। तो आपका 42 के वेट आया, तो क्या ये आपका सही वेट है? नो। क्यों? आप भी एक फ्लूइड में खड़े हैं। कौन सा फ्लूइड आपके चारों ओर? हवा। तो हवा आपके ऊपर अपवर्ड पुश लगाती है। आप मशीन पर खड़े हैं, यहाँ पे रीडिंग आ रही है, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो ये आपका वेट नीचे की तरफ जा रहा है और जो आपके चारों तरफ हवा है वो आपको ऊपर पुश कर रही है बॉयंट फोर्स से। कोई भी तरल पदार्थ है जिसमें आप इमर्स्ड हैं, आप पानी में इमर्स होंगे, पानी में स्विमिंग पूल में जाएंगे तो नीचे से फोर्स लगेगी। हवा में खड़े हैं तो हवा से आपके ऊपर थोड़ा सा बॉयंट फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, तो ये बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो ये विपरीत दिशा में है। तो आपका जो रीडिंग आ रहा है वो आ रहा है W माइनस W। जो आपका एक्चुअल वेट है उसमें से जो अपवर्ड फोर्स है वो माइनस करेंगे, तो ये आपका रीडिंग आ रहा है 42 kg। तो मतलब आपका एक्चुअल वेट थोड़ा सा 42 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? कि बॉयंट फोर्स के कारण आपकी जो रीडिंग है वो सत्य रीडिंग नहीं है, करेक्ट रीडिंग नहीं है। करेक्ट रीडिंग कब आएगी? अगर चारों तरफ से आप हवा हटा दें, हवा नहीं होगी, आपके ऊपर कोई बॉयंट फोर्स नहीं होगी, फिर आप रीडिंग लेंगे तो करेक्ट रीडिंग होगी। जब तक आपके चारों ओर हवा है, हवा आपके ऊपर एक
फोर्स लगाती है जो आपको ऊपर की तरफ पुश करती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड ए आयरन बार ईच इंडिकेटिंग मास ऑफ 100 kg। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास एक बैग है, इसमें 100 kg कॉटन है और एक लोहे का बार है, उसका भी 100 kg वजन है। तो कह रहा है कि आप इन रियलिटी वन इज हैवियर देन द अदर, कैन यू से विच वन इज हैवियर। अभी देखिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा यही यहां पर भी वही लागू होगा। इसको भी जो हवा है अपवर्ड पुश कर रही है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो अपवर्ड पुश ज्यादा होगी। मान लीजिए इसकी अपवर्ड पुश है x और इसको भी अपवर्ड पुश होगी, ये लोहे का जो बार है, लेकिन इसका एरिया कम है तो इसकी जो अपवर्ड पुश है वो y है। x जो है y से ज्यादा होगी, x क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। यहां पर बॉइंट फोर्स ज्यादा है, यहां बॉइंट फोर्स कम है। तो ये जो 100 kg रीडिंग आ रही है, ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये 5 kg है, अब kg में हम करते हैं, और ये है 2 kg। तो 100 में से हमने 100 आ रहा है ना, तो एक्चुअली इसका कितना वेट है 105, क्योंकि 105 में से 5 को घटाया तो बना 100। इसका एक्चुअल वेट है 105 और इसका एक्चुअल वेट है 102, क्योंकि ये फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। वेट नीचे की ओर जा रहा है, अपवर्ड पुश ऊपर की ओर जा रही है, तो दोनों को माइनस करना पड़ता है। तो रीडिंग आ रही है 100, यहां भी रीडिंग आ रही है 100, लेकिन इसका एक्चुअल वेट है 105, क्योंकि 5 किलोग्राम ऊपर की ओर जा रही है अपर थ्रस्ट, और यहां पे 2 किलोग्राम ऊपर की ओर जा रही है। इसमें ज्यादा क्यों जा रही है, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है तो ऊपर की फोर्स कम है। तो इसका एक्चुअल वेट होगा 102, इसका एक्चुअल वेट होगा 105। ये 2 और 5 मैंने अपने तरफ से मनगढ़ंत बताया आपको सिर्फ समझाने के लिए। आपने क्वेश्चन में ऐसे लिखना नहीं है, आपने सिर्फ ये बताना है कि कॉटन का वेट ज्यादा होगा, कॉटन ज्यादा हैवियर होगी आयरन से, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा बायंट फोर्स अप्लाई हो रही है, एग्जर्ट हो रही है। क्यों ज्यादा फोर्स एग्जर्ट हो रही है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा फैली हुई। आप देखेंगे 100 kg इतना बड़ा बन जाएगा कॉटन, लोहे का पीस तो छोटा सा होगा 100 kg का। इसका एरिया कम है, इसके ऊपर बायंट फोर्स कम लगेगी, इसके ऊपर बायंट फोर्स ज्यादा लगेगी, इसलिए कॉटन का वेट ज्यादा होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ डिटेल में कि मैंने उसको मान लिया 5 किलो और 2 किलो, एक्चुअली क्या होगा वो नाप कर देखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारे जो चैप्टर में क्वेश्चंस दिए थे मैंने सब आपको समझा दिए। इसके बाद में जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे अगले किसी वीडियो में। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।